चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 8 शुरू करें, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आप लोगों को पता है सेल किसे कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का मतलब क्या कहते हैं? तो हम लोग सबसे पहले उसके मीनिंग के थ्रू ही समझे ना कि सेल मतलब क्या। देखो, सेल वो कहते हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारी लाइफ के लिए फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट मतलब, फंडामेंटल यूनिट का मतलब कहलाता है बेसिक यूनिट, कि जिससे स्टार्टिंग होती है, जिससे शुरुआत होता है वो। एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि जैसे कोई भी एक पूरी बिल्डिंग बनती है ना, तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग, हमें तो जब बाहर से कोई भी एक बिल्डिंग तैयार होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो बिल्डिंग किससे बनती है? बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रूम्स मिलकर बिल्डिंग बनती है। अगर रूम के बारे में कहा जाए तो रूम किससे बनते हैं? तो रूम बनते हैं दीवारों से, है ना, वॉल्स के थ्रू बनते हैं। अगर वॉल्स को भी कहा जाए कि वॉल्स किससे बनती है, तो ये वॉल्स वो जनरली ब्रिक्स से बनती है। ब्रिक्स मतलब जो ईंटें होती है। मतलब अगर आपको ऐसे पूछे ना कि भाई बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट कौन सा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बिल्डिंग, तो पूरी बिल्डिंग की शुरुआत या उसका बेसिक वो ब्रिक से होता है। भाई सबसे पहले ब्रिक, सबसे पहले ईंटें ही रखी जाती है, कि बहुत सारी ईंटें मिलकर क्या बनाती है? वॉल्स बनाती है, दीवारें बनाती है। फिर बहुत सारी दीवार मिलकर रूम बनाते हैं, और बहुत सारे रूम मिलकर फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग बनती है। ऐसे होता है ना, ठीक है ना। उसी तरह से कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है ना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, छोटी से छोटी एक नॉन लिविंग थिंग आप देख लो, तो वो बनती है जनरली एटम्स में से। उसका फंडामेंटल यूनिट क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। कोई भी एलिमेंट या कोई भी मटेरियल वो सबसे छोटे एटम से बना हुआ होता है। बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या तैयार करते हैं? मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर पूरा कंपाउंड तैयार करते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड मिलकर कंप्लीटली एलिमेंट तैयार करते हैं। मतलब आप कोई भी मटेरियल हाथ में उठाओगे ना, भले आप कोई प्लास्टिक की चीज उठाओ, कोई लोखंड की चीज, आयरन की, कोई गोल्ड सिल्वर, कोई भी मटेरियल, कुछ भी चीज आप उठाओ, तो उसको बेसिक 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 अगर तोड़ते जाओ, तो उससे सबसे छोटा यूनिट, सबसे आखिरी यूनिट कहलाता है एटम। क्या कहलाता है वो? एटम कहलाता है। तो ये उसका फंडामेंटल यूनिट कहलाया। उसी तरह से कोई भी लिविंग थिंग होता है ना, उस लिविंग थिंग का फंडामेंटल यूनिट कहलाता है सेल। क्या कहलाता है लिविंग थिंग का फंडामेंटल यूनिट? सेल। कोई भी लिविंग थिंग वो सबसे छोटे से छोटे सेल से बना हुआ होता है, कि शुरुआत सेल से ही होती है। फिर बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर क्या तैयार करते हैं? टिश्यूज। और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर फिर तैयार करते हैं ऑर्गेन्स। क्या तैयार होता है? ऑर्गेन्स तैयार होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर। और बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर पूरा तैयार होता है बॉडी। मतलब हमारी बॉडी का वो फंडामेंटल यूनिट वो क्या कहलाया? ये सेल कहलाया। कोई भी लिविंग थिंग, भले हम ही क्यों ना हो, फिर वो छोटे छोटे इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, जो भी लिविंग थिंग है, हर एक लिविंग थिंग का फंडामेंटल यूनिट वो ये सेल कहलाता है। ठीक है ना। ये सेल मिलकर ही टिश्यूज बनाते हैं। ये सब टिश्यूज से हमारे ऑर्गेन्स, मतलब हमारे ये हाथ पैर, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट्स, लंग्स, ये सब ये ऑर्गेन्स तैयार होते हैं। और ये सभी ऑर्गेन्स मिलकर हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी तैयार होती है। तो हमारा ये फंडामेंटल यूनिट ये सेल कहलाया ना। सही बात है ना। ये पता कैसे चला? ये सेल के बारे में सबसे पहले ढूंढा किसने था? तो सेल के बारे में ऐसे कहा जाता है कि आज से काफी सालों पहले 1665 में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1665 में, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क स्लाइस लिया। कॉर्क स्लाइस मतलब कि एक पेड़ का छिलका, जैसे यहाँ फोटो में दिया हुआ है ना, कि एक छोटे से पेड़ का जो है वो छिलका लिया, और उसे माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की। माइक्रोस्कोप से उसे जो है वो देखा गया। ठीक है, जो पहले के टाइम में मैग्नीफाइंग डिवाइसेस जो भी आते थे, आज के टाइम में तो काफी टेक्नोलॉजी वाले माइक्रोस्कोप थे, माइक्रोस्कोप हैं, उस वक्त तो कोई थोड़ी ऐसे थे। उस वक्त तो सिंपल माइक्रोस्कोप आते थे ना, उनके थ्रू उसे देखने की कोशिश की। और उससे उन्होंने ये देखा कि उसके अंदर एकदम छोटे छोटे ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया ब्लैक कलर का, जो आपको सेकंड फोटो में जैसे दिया हुआ है, बरोबर ना। वो स्ट्रक्चर
वो ऐसे लग रहा था कि जैसे डिटेल में देखा गया ना, तो वो एक हनी कॉम्ब की तरह, हनी कॉम्ब मतलब वो मधुमक्खी का छत्ता आता है ना, उसकी तरह जो है वो ये दिखाई दिया। वैसे ही दूसरा ये चेक किया गया वो एक ऑनियन पील पे, ऑनियन पील, ऑनियन का जो छिलका आता है उसे भी जो है वो इस तरह से चेक किया गया, जो जैसे तीसरे फोटो में दिया हुआ है, कि उनमें भी कुछ ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिले। ठीक है, ऐसे ही जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता आता है ना, हनी कॉम्ब, उसकी तरह ऐसा ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और तब से पता चला कि हाँ भाई, हर एक लिविंग थिंग कोई ऐसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया उस वक्त सेल। क्या नाम दिया गया? सेल दिया गया। सेल का मतलब जनरली क्या होता है कि एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा रूम, उसे सेल कहते हैं। खाली चार दीवारों का बना हुआ कमरा हो ना, तो वो सेल कहलाता है। तो जनरली ये भी जो भी क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा गया ना, तो वो माइक्रोस्कोप से भी हर एक पार्ट वो छोटे छोटे रूम की तरह, ऐसे कैसे आप वो जैसे ऑनियन पील में देख रहे हो छोटे छोटे स्क्वायर की तरह बने हुए हैं ना, स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह, तो ऐसे छोटे छोटे रूम की तरह वो बना हुआ था, इसीलिए रॉबर्ट हुक ने उसे नाम दे दिया सेल। ठीक है, अब ये जो सेल थे ना, उस वक्त जब ये सेल फाइंड किए गए, तब ये ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। पहले तो खाली पता किया गया कि हाँ भाई, हर एक लिविंग थिंग में ऐसे छोटे छोटे सेल अंदर आए हुए हैं, जो उनके हर लिविंग थिंग के फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं, कि हर एक लिविंग थिंग जनरली इनसे बनती है। ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन उस वक्त सिर्फ मिली थी। लेकिन फिर आगे चलकर उनके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन फाइंड की गई। आगे चलकर और नई नई बातें जो है वो उसके बारे में फाइंड की गई, कि जिनके रिलेटेड आज से इतने सालों बाद आज हमें सेल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। उस वक्त क्योंकि कोई भी एक नई चीज पहले फाइंड करते हैं, तो अगर एक साइंटिस्ट ने फाइंड की, तो उसे देखते हुए दूसरे साइंटिस्ट भी तो एक एक करके फाइंड करते जाते हैं ना, उनके बारे में और भी एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं। तो वैसे ही इनमें भी दूसरे एक्सपेरिमेंट्स फिर होते गए, और वो एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड ऐसी चीजें ये बनाई गई। बरोबर। तो आज सेल के बारे में हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, उनमें से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। अब अगर इस सेल के बारे में दूसरी चीजें कही जाए ना, तो ये सेल वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं। ये सेल अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के, अलग अलग फंक्शन के, इन सेल में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। एक जैसे सेल नहीं है, बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं। कुछ कुछ सेल्स तो ऐसे हैं कि जो सेल्स पूरे के पूरे एनिमल, वो समझो वो एक सेल के ही हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर कहे जाए ना, हमारी ह्यूमन बॉडी, एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, कि हमारी ह्यूमन बॉडी, हम भी लिविंग थिंग कहलाता है ना। सही बात है ना, कि हमारी ह्यूमन बॉडी वो जनरली करोड़ों सेल से बनी हुई है। आप इमेजिन ही करो ना, कि आपकी जो है वो इतनी बड़ी बॉडी, उसके अंदर छोटे 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 कितने सारे सेल आए हुए होंगे। ये सेल की साइज भी इतनी छोटी होती है कि जनरली हम लोग नेकेड आई से, एकदम सिंपल आंखों से तो उसे देख भी नहीं पाते। उसके लिए तो स्पेशल स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, नॉर्मल आंखों से तो ऐसे सेल हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। सही बात कि नहीं? और ऐसे करोड़ों सेल हमारी बॉडी में आए हुए हैं। हमारी बॉडी इनसे ही तो बनी हुई है, तभी तो हमारी पूरी बॉडी चल रही है ना। क्या काम करते हैं ये सेल, वो भी आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिनमें ये एक ही सेल आया हुआ है, सिर्फ सिंगल सेल से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहलाता है? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जो एक ही सेल से बने हुए हो। बराबर। मतलब अगर सेल के बारे में सबसे पहला अगर हम लोग स्टार्ट करें ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ये सेल के दो टाइप आ जाते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब ऐसी लिविंग थिंग जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है, सिर्फ एक सेल से ही वो पूरे के पूरे एनिमल बने हुए हैं, तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। मतलब उन लिविंग थिंग की साइज वो एक सेल जितनी होती है, एकदम छोटी, जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते। जनरली अमीबा, पैरामीशियम, कुछ बैक्टीरिया, कुछ यीस्ट, कुछ वायरसेस, वो सब यूनिसेल्युलर कहलाते हैं।
एक सेल जितने छोटे से, ये जैसे मैंने बताया भाई इतने छोटे कि हम लोग नॉर्मल आंखों से भी उसे देख नहीं पाते, बरोबर। जैसे ये अमीबा नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये अमीबा यूनिसेल्युलर है, बस ये जितना दिखाई दे रहा है ना एक सेल जितना, इतना छोटा ही ये आया हुआ है, इससे बड़ा वो बिल्कुल भी नहीं है, बरोबर। और दूसरे आते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर का मतलब ये होता है कि जो एक से ज्यादा सेल के बने हुए हो, जिनमें एक से ज्यादा सेल आए हुए हो। इनको छोड़कर ऑलमोस्ट हर तरह के प्लांट्स और एनिमल्स वो मल्टी सेल्युलर कहलाते हैं। भले कोई भी पेड़ पौधे हो, कोई भले वो पानी में रहने वाले एनिमल्स हो, या जमीन पे रहने वाले एनिमल्स, या हवा में उड़ने वाले बर्ड्स, कोई भी हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, मल्टी सेल्युलर कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग भी, मैंने बताया ना हम इंसानों में तो करोड़ों टाइप के जो है वो सेल्स आए हुए हैं, कितने करोड़ों टाइप के सेल्स हमारी बॉडी में आए हुए हैं, तो हम लोग क्या कहलाए, मल्टी सेल्युलर कहलाए ना। तो इमेजिन कर लो कि हमारे करोड़ों के सामने ये छोटे से जो यूनिसेल्युलर होते हैं, वो यूनिसेल्युलर कैसे काम करते होंगे। वो तो खाली एक सेल के बने हुए होते हैं ना, और उनमें भी कोई शेप वगैरह सेम नहीं होता है, सबका शेप अलग अलग। जैसे कि ये पैरामीशियम होता है, तो ये पैरामीशियम है ना, वो जनरली कैसा होता है पता है, स्लीपर शेप का, हमारे पैर की चप्पल जैसे आती है, कि उस शेप का ये पैरामीशियम दिखाई देता है, लग रहा है ना वैसे ही। ये अमीबा, वो अमीबा वो सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एक माना जाता है, ठीक है, यूनिसेल्युलर है। और ये सब है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये सब भी चलते फिरते हैं, ये सब भी जो है वो खाते पीते हैं, बरोबर। ये सब भी क्या कहते हैं कि हम जो भी फंक्शन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो ये भी ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन इनके सभी फंक्शन एक छोटे से सेल में ही हो जाते हैं, बरोबर। इनके जो भी फंक्शंस होते हैं ना वो बस इनके इतने ही सेल में हो जाते हैं, ये जितना दिखाई दे रहे हैं उतने ही। इमेजिन करो छोटे से सेल में ही सब काम काज हो जाता है। इनको लोकोमोशन भी करना हो, चलना फिरना भी हो, तो इनके आसपास ये एक लेग जैसा स्ट्रक्चर होता है, बरोबर। ये जैसे अमीबा है तो अमीबा के आसपास ये लेग जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, कि इस स्ट्रक्चर को जनरली कहते हैं फ्यूजिडोफोडिया। ये देख रहे हो, ये जहां पर ये लेग जैसा ये स्ट्रक्चर, हर तरफ ये आए हुए हैं ना, ये जो कर्व्स आए हुए हैं, ये सभी कर्व वो समझो उनके लेग कहलाते हैं, उनके पैर के जिनके थ्रू वो चलते हैं, जैसे नॉर्मली कहते हैं फ्यूजिडोफोडिया, कि जिनके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, बरोबर। और ये ना प्रोसेस करते हैं सेल डिवीजन की, मतलब अपने एक सेल में से दो सेल बनाते हैं। जैसे ये अमीबा है, पैरामीशियम है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, ये बहुत ही जल्दी अपने जैसे ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं। मतलब कि एक सेल में से जनरली दो सेल, दो सेल में से चार सेल, चार में से आठ सेल, ऐसे बहुत ही स्पीडीली इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, यूनिसेल्युलर कहलाता है ना, कि इनके सभी फंक्शन जो हम लोग हमारी बॉडी में करते हैं, वो इनके सभी फंक्शन एक सेल में हो जाते हैं फिर इनके, बरोबर। और जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, तो मल्टी सेल्युलर मतलब तो समझ गए ना, जिसमें एक से ज्यादा जिसमें सेल्स आए हुए हो, जैसे हम ह्यूमन बीइंग, और जिनमें हर एक फंक्शन के लिए समझो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। हमने पहले ही देखा था कि ये जो सेल्स होते हैं, वो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। तो इनमें भी हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग सेल्स आए हुए होते हैं, ठीक है, और उनका फंक्शन भी अलग अलग। जैसे हमारी बॉडी में बोलने के लिए मुंह दिया हुआ है, फिर सुनने के लिए कान दिए हुए हैं, चलने फिरने के लिए पैर दिया हुआ है, सबके लिए अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं ना, तो इसलिए हम क्या कहलाते हैं, मल्टी सेल्युलर कहलाते हैं। समझ आई बात। तो ये तो नंबर के हिसाब से हुआ, इनके अलावा सेल के वो अलग अलग साइज और शेप भी होते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के भी जो है सेल्स होते हैं ना, कि जैसे अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में देखा, उनकी साइज देखी थी ना पहले, कि जैसे पैरामीशियम वो एक स्लीपर की तरह होता है, एकदम छोटा सा इसका शेप होता है स्लीपर की तरह। अमीबा, अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं, जैसे पहले हमने देखा कि अमीबा जैसे होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। और हम ह्यूमंस की बात करें ना, तो हम ह्यूमन सेल्स में भी अलग अलग तरह के सेल्स आए हुए होते हैं, और वो सभी सेल के कलर,
शेप, साइज, वो सब अलग अलग होते हैं, कोई भी सेम नहीं होते। यहाँ जैसे आप लोग ये सेल के नेम पढ़ रहे हो ना, नर्व सेल, इनके अलावा जो है वो दूसरा फैट सेल, ब्लड सेल, या फिर मसल सेल, है ना, स्पर्म सेल्स। तो ये हर तरह के सेल्स यहाँ पर आए हुए हैं, ये जो फोटो दिया हुआ है ये सभी हम ह्यूमंस के अंदर है, हम इंसानों के अंदर ये सब आए हुए होते हैं। ठीक है। ब्लड सेल की बात करो तो पता है हमारे ब्लड के अंदर भी अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स अलग होते हैं कि जिनकी वजह से हमारा ब्लड वो रेड कलर का दिखाई देता है। एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स मतलब कि WBC जिसे कहते हैं, वो सेल भी हमारे ब्लड के अंदर आए हुए होते हैं। वाइट ब्लड सेल का काम ये होता है कि भाई वो हमारी बॉडी को कोई भी तरह की बीमारी से बचाते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी तरह की बीमारी ना आए तो उससे बचाने के लिए ये वाइट ब्लड सेल काम करते हैं। जो ये नर्व सेल होता है, ये जैसे दिया हुआ है ना, नर्व सेल का फोटो दिया हुआ है कि ये नर्व सेल वो हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन रखता है, हमारी पूरी बॉडी को एक साथ समझो जोड़ के रखता है ये नर्व सेल। कैसे हमें जो है वो कोई भी तरह का हाथ में कुछ चोट लगती है, तो वो हाथ में कोई भी चोट लगे ना तो उसका मैसेज पहले ब्रेन तक जाता है, फिर वो ब्रेन उस मैसेज को रिस्पॉन्स करता है, तब हमें फील होता है कि हाँ हमारे हाथ पे कुछ चोट लगी। बरोबर ना, हम कोई चीज देखते हैं सुनते हैं तो उनका कनेक्शन भी हमारे ब्रेन तक होता है। हम कोई भी चीज देखते हैं तो वो लाइट पहले हमारी आंखों तक आती है, आंखों से वो लाइट जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन में जब वो मैसेज पहुंचता है ना तब हमें दिखाई देता है कि हाँ भाई सामने कोई चीज है। तो इतनी स्पीडीली जो ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, जो ब्रेन से मैसेज ले आते हैं, वो ये नर्व सेल होते हैं। कि ये नर्व सेल भी हमारी पूरी बॉडी का समझो मेंटेनेंस रखते हैं ना, स्पीडीली हर तरह का काम ये करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इन सब की साइज कितनी, तो इन सब की साइज वो समझो क्या कहते हैं कि भाई इतनी छोटी, जो हमने पहले तो नॉर्मली बताया कि जो हम लोग नॉर्मल आंखों से देख भी नहीं पाते, इतनी छोटी जो है वो ये इनकी साइज होती है। इन सब कोई भी सेल, खाली ह्यूमन में नहीं, भले प्लांट है, एनिमल्स, कोई भी तरह के सेल्स हो, इतनी छोटी उनकी साइज होती है। कहते हैं एक छोटा सा, सबसे छोटा जो बैक्टीरिया होता है ना, उसकी साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर मतलब समझ रहे हो, एकदम छोटा। कि एक जैसे जो वो मीटर हुआ, मीटर से छोटा यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। एक एक मिलीमीटर मतलब कितना छोटा हुआ वो पता है ना। एक सेंटीमीटर के भी 10 पार्ट कर दो तो वो एक मिलीमीटर होता है। और एक मिलीमीटर से भी छोटा अगर गिनो ना तो वो एक माइक्रोमीटर कहलाता है। इतना छोटा कि जो हम लोग जो है वो उसे आंखों से देख भी नहीं पाते। सबसे छोटा एक बैक्टीरिया का सेल इतना छोटा हो सकता है, 0.1 माइक्रोमीटर जितना। और अगर सबसे बड़ा सेल भी अगर कहा जाए ना तो वो एक तरह का जो है वो एग सेल है। एग, ऑस्ट्रिच आता है ना, ऑस्ट्रिच पता है ना, सबसे बड़ा एनिमल, सबसे बड़ा बर्ड जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिच, उसका एग। तो ऑस्ट्रिच के एग का सेल वो सबसे बड़ा सेल होता है, जिसका जो है वो अप्रोक्सीमेट 170 से 130 मिलीमीटर जितना, 170 बाय 130 मिलीमीटर, 170 मिलीमीटर जितना मतलब कुछ अप्रोक्सीमेट कितना 17 सेंटीमीटर के आसपास, इतना जो है वो उस सेल की साइज कहलाई, ये सबसे बड़ा सेल। और हर एक सेल की साइज जो है वो अलग अलग होती है, सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, अलग अलग प्लेसेस पर भी अलग अलग होती है। कि जैसे देखो ये नर्व सेल ही है ना, नर्व सेल, तो ये नर्व सेल जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखने का काम इसका है ना, नर्व सेल का। और ये नर्व सेल सिर्फ हमारी बॉडी में ही नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर एनिमल्स में ये आया हुआ होता है। और हर एनिमल की साइज के हिसाब से ये नर्व सेल की साइज भी अलग अलग होती है, ऊपर नीचे होती है ये। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो हर एक सेल की ये साइज भी तो अलग अलग हुई ना। इनके बाद अब एक पॉइंट देखें, जो पॉइंट आता है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। कि ये जो छोटा सा सेल है, इतना छोटा सेल जो हमें दिखाई भी नहीं देता, ये सेल एक्चुअली किससे बना हुआ है, ये सेल किससे बना हुआ है। तो कहते हैं एक छोटा सा सेल होता है ना, वो सेल में भी जनरली जो है वो ये चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट्स होते हैं एक छोटे से सेल के अंदर भी। जो चार पार्ट आते हैं, सेल मेम्ब्रेन, इनके अलावा सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
हर एक सेल वो ये 4 पार्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, इनके बारे में अगर ये कहा जाए ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये कहाँ पर होते हैं, तो ये जनरली कोई भी सेल के सबसे बाहर के पार्ट में होते हैं, वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सबसे बाहर के पार्ट में आए हुए ये सेल मेम्ब्रेन होते हैं। कि जैसे यहाँ पे आप लोग ये सेल देख रहे हो ना, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है प्लांट और एनिमल सेल का। ऐसे ही जस्ट मैं एक फोटो बनाऊं कि सबसे छोटा सा अगर ये सेल हुआ ना, समझो ये सर्कुलर पार्ट अगर ये हुआ, एक सर्कुलर सेल है, तो उस सेल में ये बाहर का पार्ट, ये बाहर का सर्कल, उसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और उस सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल दूसरा आया हुआ, वो कहलाता है सेल वॉल, ठीक है। यहाँ इस ड्राइंग में, जो पहली वाली ड्राइंग में आप जो बाहर का ये पिंक पार्ट देख रहे हो, तो वो समझो उसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कहलाए। या ये दूसरी वाली ड्राइंग में जैसे बाहर का ये ग्रीन पार्ट देख रहे हो, बाहर की पूरी ग्रीन लेयर, तो वो सेल मेम्ब्रेन, सेल जो है वो वॉल कहलाया, सेल वॉल वो कहलाया। इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है न्यूक्लियस। दूसरा क्या आता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब कोई भी सेल का सेंट्रल पार्ट, कोई भी अगर सेल बना हुआ हो, तो उसके बिल्कुल बीच में आया हुआ पार्ट, तो वो न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस वो पूरे के पूरे सेल को मेंटेन रखता है, पूरे के पूरे सेल को समझो कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट करने का काम वो इसका है, सेल वॉल, ये न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में आया हुआ ये पार्ट है ना, बरोबर। जैसे पहली ड्राइंग में देख रहे हो कि बिल्कुल बीच में जो ये पिंक कलर का सर्कल आया हुआ है बड़ा सा, वो न्यूक्लियस कहलाता है। या दूसरा जो है प्लांट सेल बना हुआ है ना, उसमें भी बिल्कुल बीच में साइड में, थोड़ा सा साइड में जो ये पिंक कलर का बड़ा सा सर्कल है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है साइटोप्लाज्म। दूसरा पार्ट क्या आता है, वो आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मतलब क्या, कि साइटोप्लाज्म मतलब ये न्यूक्लियस के आसपास की जो भी पूरी समझो गैप है, जो पूरा एरिया आया हुआ है, तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, बराबर ना। ये सेल में, कोई भी सेल में, फिर से बता रहा हूँ, कोई भी सेल में जो बाहर की लेयर हुई ना, जस्ट ऐसा सर्कल बना रहा हूँ, मतलब वो सर्कुलर शेप ही नहीं, कोई भी शेप का हो सकता है, कि जो ये बाहर की लेयर हुई, ये बाहर की लेयर वो सेल मेम्ब्रेन या तो सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। न्यूक्लियस वो बिल्कुल बीच में आया हुआ ये पार्ट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आसपास की जो भी ये जगह है ना, खाली जगह, वो आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट है। जैसे यहाँ पर पूरा ये येलो कलर का पार्ट देख रहे हो ना, ये एनिमल सेल में, यहाँ पर जो पूरा येलो कलर का जो भी पार्ट है, वो पूरा पार्ट है साइटोप्लाज्म कहलाया। इस साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गेन्स आए हुए होते हैं, अलग अलग पार्ट, जैसे आप इसमें देख रहे हो, कोई ग्रीन कलर का, कोई रेड कलर का। और ये सभी पार्ट वो समझो इसे सेल ऑर्गेन, सेल के ऑर्गेन्स कहलाए, जो सेल के लिए अलग अलग तरह का काम करते हैं। वैसे ये दूसरा फोटो प्लांट सेल में भी ये देख रहे हो ना, कि जो पूरा ग्रीन कलर का पार्ट है, अंदर का पूरा ग्रीन कलर का पार्ट, वो साइटोप्लाज्म कहलाए, वो लिक्विड से बना हुआ होता है। और ये साइटोप्लाज्म, इनके अंदर आए हुए ये अलग अलग ऑर्गेन्स, मतलब अलग अलग पार्ट्स, वो सेल का अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग इस चैप्टर में इन चारों पार्ट्स के बारे में एक एक करके समझे, कि जिनमें सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि ये सेल किससे बना हुआ है, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, कि जो सबसे बाहर की लेयर कहलाती है ना, ठीक है ना। समझो कि ये सेल मेम्ब्रेन, जैसे कोई भी सेल हुआ, तो उस सेल के ये बाहर की लेयर, बीच में आता है न्यूक्लियस, और ये बाहर की पूरी लेयर है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इस लेयर को अगर आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो ना, तो कुछ ऐसे दिखाई देती है जैसे आप फोटो में देख रहे हो ये। और ये सेल मेम्ब्रेन है ना, सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, सिर्फ प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर ही ये सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल्स में नहीं। ये चीज खास ध्यान रखना, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती नहीं है, सिर्फ प्लांट्स में होती है। पास में छोटा सा फोटो देख रहे हो ना, कि ये फोटो वो ऑनियन पील का है, ऑनियन, ठीक है। उस ऑनियन पील में ये जो हर एक बाहर की बॉर्डर देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो बॉर्डर बनी हुई है, हर एक ये बॉक्स जैसा बना हुआ है ना, सब ये रेक्टेंगुलर, तो हर एक रेक्टेंगुलर में जो ये बाहर की बॉर्डर बनी हुई है,
वो बॉर्डर क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर का जो है ब्लैक कलर का पार्ट देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर का, वो ब्लैक कलर का पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, और उसके बाहर की जो है बॉर्डर है वो ये सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है पता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल के अंदर कोई भी चीज को आने जाने से रोकता है। कोई भी हार्मफुल मटेरियल हमारे सेल के अंदर चला ना जाए, तो उसके लिए समझो ये सेल मेम्ब्रेन दीवार बनकर खड़ा रहता है। ठीक है, जैसे पास में लिखा हुआ ना, एज अ बैरियर, बैरियर की तरह ये खड़ा रहता है। दूसरा, बॉडी का जो है वो सेल बॉडी का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर ये बनाता है, शेप और साइज इनकी वजह से तैयार होती है। इनके अलावा कम्युनिकेशन का काम करता है। मतलब समझो एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी चीज ट्रांसफर करना हो, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये सब होता नेचुरली है। ठीक है ना, हम लोग कोई सेल के अंदर जाकर ये सब फंक्शन नहीं करते। ये सेल में नेचुरल फंक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन का, मोबिलिटी का, या अलग अलग तरह के रिएक्शंस करने का काम। बराबर ना, हमारी बॉडी, आप जैसे बाहर घूमते हो तो आपकी बॉडी के अंदर धूल मिट्टी वगैरह सब लगती है ना। ठीक है ना, आपकी स्किन को नहीं लगती? हाथ गंदे हो जाते हैं, पैर गंदे हो जाते हैं, मुंह गंदा हो जाता है, तो वो सब धूल मिट्टी पता है स्किन के ऊपर ही चिपकी रहती है, सेल के अंदर अंदर नहीं चली जाती। जाती है क्या? नहीं ना। कोई भी प्लांट्स एनिमल्स में भी देखो, कोई प्लांट्स में भी अगर देखो, बाहर से वो पूरा दिन हवा चलती रहती है तो धूल मिट्टी वगैरह चलती रहती है, तो ये सब धूल मिट्टी उन प्लांट्स के ऊपर जमा हो जाती है, कभी भी प्लांट्स के अंदर वो नहीं जाती। क्यों नहीं जाती पता है? ये सेल मेम्ब्रेन उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन ऐसी हार्मफुल चीजें वो अंदर सेल तक पहुंचने देते नहीं है। आपके घर पे कोई भी तरह का प्लांट लगा हुआ होगा ना घर के बाहर, भले फिर कोई छोटा सा तुलसी का पौधा होगा या और कोई पौधा होगा, कभी उस पौधे के ऊपर अभी के अभी जाकर जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के देखो, एक आध बूंद कोई भी पत्ते के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा जैसे ही वो बूंद डालोगे ना पानी की, तो वो पत्ता जो है वो शाइनिंग करने लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसके ऊपर है ना धूल मिट्टी लगी हुई होती है, पानी डालने से वो धूल मिट्टी हट जाएगी। तो ये धूल मिट्टी वगैरह उस पत्ते के ऊपर ही रहती है, पत्ते के अंदर तक छोटे छोटे सेल तक नहीं पहुंचती। वो ये बचाने का काम ये करता है सेल मेम्ब्रेन। समझे? सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरा आता है, वो आता है सेल वॉल। ये सेल वॉल वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही काम करता है, लेकिन सेल वॉल एनिमल्स में होता है, एनिमल्स बॉडी में। हमारे सेल में, हम ह्यूमंस है ना, हम भी तो एनिमल्स की तरह ही कहलाए ना। तो हमारे अंदर ये सेल वॉल आया हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन हम में नहीं होता। और इनका काम भी वही है, सेल को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर बनाना, सपोर्ट करना, सेल को फिल्टर करना, बाहर से कोई भी मटेरियल आता है तो उस मटेरियल को अंदर तक न जाने देना, उसे बाहर ही रोके रखना, ये काम इसका है सेल वॉल का। ठीक है, आप जैसे फोटो में देख रहे हो, तो बाहर की पूरी ग्रीन कलर की बॉर्डर है ना, जो पूरी की पूरी ग्रीन कलर की बॉर्डर है, ये बॉर्डर वो क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है। ठीक है ना, तो बाहर से कोई भी तरह का अगर हार्मफुल मटेरियल भी अंदर आता हो ना, तो वो ऐसे रोक लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी हर एक सेल जो आया हुआ है ना, उस सेल के बाहर ये सेल वॉल आया हुआ होता है। ठीक है, ये सेल वॉल हार्मफुल मटेरियल को रोकता है, बाहर फिल्टर करता है। ठीक है, जो जरूरी मटेरियल हो तो उन्हीं मटेरियल को वो सेल के अंदर तक जाने देता है, और बाकी के मटेरियल वो बाहर ही रहने देता है। समझ आ रही है बात है? जैसे आपके ऊपर भी तो कभी आप धूल मिट्टी से खेलते हो, तो आपकी स्किन खराब हो जाती है ना, कि स्किन के अंदर सेल तक वो धूल मिट्टी थोड़ी जाती है। आप साबुन से हाथ धो लेते हो तो बाहर से ही वो धूल मिट्टी हट जाती है, सेल के अंदर तक नहीं जाती। वो प्रोटेक्ट ये सेल वॉल करते हैं। समझे? तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, यही चीज एक माइंड में रखना, कि एक छोटा सा सेल जो भी हुआ ना, उस छोटे से सेल में ये बाहर की बॉर्डर वो सेल मेम्ब्रेन या तो सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर खाली सेल वॉल होता है, एनिमल्स में सिर्फ सेल वॉल, खाली है बाहर की बॉर्डर। जबकि प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल भी। ठीक है ना, हाँ सेल वॉल भी उनके अंदर होता है, लेकिन बाहर सबसे बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ऐसे याद रखो, प्लांट्स में होता है सेल मेम्ब्रेन और एनिमल्स में होता है ये सेल वॉल। अब ये बाहर की बॉर्डर के बारे में समझा ना, अब दूसरा समझे, वो बिल्कुल बीच में आया हुआ, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। कोई भी सेल हो, भले प्लांट या एनिमल्स, दोनों सेल के बिल्कुल बीच में वो न्यूक्लियस आया हुआ होता है।
तो इसलिए सेल वॉल के बाद अब दूसरा पार्ट है वो न्यूक्लियस के बारे में समझे। जैसे आपको बताया ना कि ये जैसे सेल बना हुआ है, ये जैसे ड्राइंग दी गई है कि इस सेल के ये बीच का पार्ट वो न्यूक्लियस आया हुआ होता है। ये न्यूक्लियस भी अगर देखें ना, दूर से देखें, तो वो भी एक छोटे से सेल की तरह ही लगता है। जैसे ये ब्लू कलर में दिया हुआ है ना, ये है न्यूक्लियस, लेकिन दिखने में ये भी एक तरह के सेल की तरह ही दिखाई देता है, बराबर। ये न्यूक्लियस का काम क्या होता है पता है? न्यूक्लियस का काम होता है पूरे सेल को कंट्रोल करना। ये ये सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम, पूरे सेल को मैनेज करने का काम ये इस न्यूक्लियस का है, बराबर। ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो बना हुआ होता है ना, इसके अंदर भी बिल्कुल बीच में एक दूसरा सर्कल आया हुआ होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोल्स। ठीक है, जैसे आप ये ड्राइंग में देख रहे हो कि इस न्यूक्लियस के अंदर भी यहाँ पर ये ब्लू कलर का दूसरा छोटा सा सर्कल देख रहे हो ना, कि ये सर्कल कहलाता है न्यूक्लियोल्स। और इस न्यूक्लियस के बाहर भी एक छोटी सी लेयर आई हुई होती है। वो फोटो में तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसके बाहर भी एक छोटी सी लेयर होती है, एक पॉलीथीन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो ये पॉलीथीन जैसा स्ट्रक्चर वो न्यूक्लियस को बाकी पूरे सेल से अलग बनाता है। आसपास जो साइटोप्लाज्म आया हुआ होता है, ठीक है ना, आसपास जो साइटोप्लाज्म हुआ, जैसे ये पूरा सेल, ठीक है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस के आसपास का पूरा एरिया वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसे साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए ये बीच में जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके बाहर भी एक लेयर आई हुई होती है जो उसे साइटोप्लाज्म से अलग करती है। न्यूक्लियस वो हमारी, समझो ये सेल है ना, उस सेल की ग्रोथ भी इस न्यूक्लियस की वजह से ही डिपेंड है। हमारे सेल में जो डीएनए तैयार होता है, जो बताया ना हमारी बॉडी के डीएनए कहते हैं, वो डीएनए भी इस न्यूक्लियस में ही तैयार होता है। हमारी सेल का ग्रोथ वो भी इस न्यूक्लियस की वजह से ही समझो पॉसिबल है। ये न्यूक्लियस वो हमारे सेल के अंदर प्रोटीन क्रिएट करते हैं कि जिससे उन सेल का डेवलपमेंट होता है और उस सेल के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी का भी डेवलपमेंट होता है। किसकी वजह से? वो भी इस न्यूक्लियस की वजह से ही, बरोबर। और न्यूक्लियस के बाद आखिरी पार्ट आता है, तो वो पार्ट आता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म मतलब कि सेल में, कोई भी सेल में, ये बाहर का, फिर से बता रहा हूँ कि ये बाहर का सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है ना, बीच में आया हुआ होता है ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आसपास का जो ये पूरा एरिया कहला है ना, पूरा ये एरिया, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ड्राइंग में, तो इस ड्राइंग में ये बिल्कुल बीच में समझो न्यूक्लियस कहलाया, ये जो बना हुआ है वो न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आसपास का पूरा जो ये एरिया है, वो पूरा एरिया साइटोप्लाज्म कहलाया। ये साइटोप्लाज्म वो, ऐसे समझो 99% वाटर से बना हुआ, पानी से बना हुआ, लिक्विड से 99%। और बाकी का जो एरिया है ना उसके आसपास, वो बाकी का एरिया छोटे छोटे ऑर्गेन्स आए हुए होते हैं उसमें, अलग अलग तरह के ऑर्गेन्स, जो ऑर्गेन्स अलग अलग तरह का फंक्शंस करते हैं। जैसे अगर प्लांट्स के बारे में बात करें ना, तो प्लांट्स के अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गेन्स में जैसे कि क्लोरोप्लास्ट आया हुआ होता है। क्या आया हुआ होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट वो समझो उन प्लांट्स में ग्रीन कलर क्रिएट करता है। ठीक है ना, जो प्लांट्स हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं ना, लीव्स, पत्ते जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से? तो इनके अंदर आए हुए ऐसे क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, और उनकी वजह से ही वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करते हैं। तो इसका मतलब ऐसे कहो कि ये साइटोप्लाज्म है ना, वो रेस्पिरेशन के लिए पॉसिबल है। सेल का रेस्पिरेशन वो किसकी वजह से होता है? तो ये साइटोप्लाज्म की वजह से। इनके अंदर ऐसे ऑर्गेन्स आए हुए होते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इनकी वजह से ही। एनिमल्स में अगर बात करें ना, तो जैसे अमीबा, अमीबा के बारे में स्टार्टिंग में समझा ना, यूनिसेल्युलर होता है एनिमल, यूनिसेल्युलर, एक छोटे से सेल का बना हुआ ये अमीबा। तो उस अमीबा के अंदर भी छोटा सा एक फूड वैक्यूल होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर आया हुआ है छोटा सा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मतलब समझो एक छोटी सी थैली, ये जिसके अंदर ये छोटे से सेल में जो भी फूड जाता है ना, वो उसमें जमा होता है, उसमें जमा होता है और उसके अंदर डाइजेस्ट होता है।
मतलब फूड को डाइजेस्ट करने का काम और उनमें से एनर्जी क्रिएट करने का काम भी साइटोप्लाज्म का है। तो साइटोप्लाज्म के लिए ये भी कहते हैं कि इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी। ग्लूकोज मतलब जो भी फूड इस सेल तक पहुंचता है ना, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम वो भी किसका है, तो ये साइटोप्लाज्म का है। ये साइटोप्लाज्म ही उन्हें किस में कन्वर्ट करता है, तो ऐसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो। ठीक है, समझ आ रही है बात है। और इनके अलावा इसके अंदर सेल के अंदर अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल आ जाता हो ना, कोई भी गंदगी आ जाती हो, कुछ भी जो है अगर खराब चीज आ जाती हो, तो उसे भी सेल से बाहर निकाल देने का काम वो ये साइटोप्लाज्म का है। ये साइटोप्लाज्म उसको सेल से बाहर निकाल देते हैं, किसको, तो कोई भी वेस्ट मटेरियल को, मतलब रिमूव वेस्ट मटेरियल को हटाने का काम भी ये साइटोप्लाज्म का है। तो ये साइटोप्लाज्म वो हमारे सेल का सबसे बड़ा पार्ट कहलाया और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी। ठीक है ना, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कहलाया साइटोप्लाज्म। समझ आ रही है बात। तो देखो ये पूरा सेल किससे बना हुआ होता है, वो अब ध्यान आ गया ना। ठीक है ना, बाहर की ये पूरी बॉडी वो बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन या तो सेल वॉल की। बिल्कुल बीच में आया हुआ होता है ये क्या, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आसपास का पूरा एरिया ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, अब इनके बाद हमारे चैप्टर का आखिरी पॉइंट दिया हुआ है, सिर्फ सिंपल आखिरी पॉइंट, जो है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ पर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल उन दोनों की कंपैरिजन दी गई है। तो एक डिफरेंस की तरह ही समझे ना, पहले जो पॉइंट दिए हुए एक एक पॉइंट करके ही समझते जाना, कि जैसे एक तरफ एनिमल सेल और एक तरफ प्लांट सेल दिया हुआ है। सबसे पहले उसमें समझे कि एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, और जबकि प्लांट सेल में और रिगिड सेल वॉल इज प्रेजेंट। एनिमल सेल में जनरली ये सेल वॉल नहीं होती है, बहुत ही पतली होती है, ना के बराबर। जबकि प्लांट सेल में उनमें जो है वो एकदम हार्ड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आई हुई होती है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया ना कि ग्रीन कलर के ऐसे ऐसे एलिमेंट, छोटे से ग्रीन कलर के पार्ट कि जिनकी वजह से जो लीव्स जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस में होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो उसमें प्लांट्स में होती है ना, एनिमल्स में नहीं। इसलिए एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, जबकि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कि जिनकी वजह से ही वो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना खाना खुद तैयार करते हैं ये। दूसरा एनिमल सेल वो वो सेंट्रोसम कहलाता है, सेंट्रोसम मतलब कि अ सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक है, और वो जनरली कहाँ हुआ आया हुआ होता है, तो इज प्रेजेंट नियर अ न्यूक्लियस। कि इस एनिमल सेल में सेंट्रोसोम आया हुआ होता है, कि जिनकी वजह से सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मतलब कि एक सेल में से दूसरे सेल बनते हैं। हमने स्टार्टिंग में वो अमीबा के बारे में पढ़ा था ना, कि अमीबा कैसे करता है, एक छोटे से सेल में से दूसरा सेल बनाएगा, उसमें से फिर दूसरा सेल बनता है। ठीक है ना, उसे कहते हैं सेल डिवीजन की प्रोसेस, वो एनिमल सेल में होती है। जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता, इज एब्सेंट, क्योंकि वो सेल डिवीजन की प्रोसेस प्लांट सेल करते नहीं है। दूसरा एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते, वैक्यूल्स आर एब्सेंट या तो स्मॉल इन साइज, छोटी साइज के होते हैं। मैंने बताया ना, वैक्यूल्स छोटी सी जो है वो खाने की थैली, जिसके अंदर उनका फूड अंदर स्टोर होता है और डाइजेशन होता है उन फूड का, वो वैक्यूल्स वो एनिमल सेल में नहीं होते या तो बहुत छोटे होते हैं। जबकि प्लांट सेल में वो वैक्यूल्स जनरली लार्ज साइज के होते हैं। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड लार्जर इन साइज, वो काफी लार्ज साइज के होते हैं, कि जिसकी वजह से पूरे के पूरे समझो जो भी फूड की स्टोरेज होती है ना, वो स्टोरेज इन वैक्यूल्स में ही होती है। बरोबर, क्लियर हुआ ये। तो समझ में आया ना, जनरली जो है वो ये सेल्स किसे कहा जाता है, उनके टाइप्स, उनके ये पार्ट्स, वो सब समझ में आया ना। तो आज जैसे हमने ये साइंस का चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।